नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। आप लोग इस वीडियो को देखिए। सिर्फ इसमें ऑप्शन मैंने पहले से ही टिक लगे हैं। मैंने बार बार ये चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं आप लोगों के ज्ञान का कह सकते हैं, मैं आप लोगों के ज्ञान का आकलन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप लोग सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। निश्चित जान लीजिए, कम से कम मैं आपके अच्छे से मतलब 30 में 25 मनोविज्ञान के करीब पहुँचने का पूरा वादा करता हूँ। बस गुजारिश बस इतनी रहेगी कि आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। जितना मैं वीडियो प्रोवाइड करूं उतना आप लोग देखिए, समझिए और जानते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दीजिए। आइए चलते हैं हम अगले अपने जो हमारा लक्ष्य है क्वेश्चन की तरफ, जो हमको सीखना है, जो हमको जानना है। तो जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं कौन है? B.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पावलोव और E.L. थॉर्नडाइक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, R.M. गेने। ठीक है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? बिल्कुल देखते हैं। पहला ऑप्शन हमको हॉलिंगवर्थ का, दूसरा ऑप्शन रॉस, तीसरा स्किनर और चौथा ऑप्शन हमारा गेट्स का है, गेट्स ह्यूमन है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, रॉस का है दोस्तों। फिर आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने दिया बहुविमात्मक प्रज्ञा? तो ये पहला ऑप्शन स्पीयरमैन, दूसरा जॉन मेयर, तीसरा गार्डनर और चौथा गॉलमैन। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन सी गार्डनर महोदय ने दिया। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन देख रहे होंगे हम, इस यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा है प्राचीन अनुबंधन और चौथा ऑप्शन चिन्ह अनुबंधन है। तो ये ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। फिर आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तृतीय अवस्था क्या है? चलिए एक बार पढ़ते हैं फिर चारों ऑप्शन, फिर सही जो है उसको समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। औपचारिक संक्रियावस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियावस्था, तीसरा मूर्त संक्रियावस्था और चौथा है संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक, जिसमें हमारा तीसरा ऑप्शन मूर्त संक्रियावस्था सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर बहुत ध्यान से देखना हो, और देर समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ता हुआ आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा सही, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। बिल्कुल बाल्यावस्था में कोई भी बालक जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं रखता है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है, सूचना प्रक्रियाकरण संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है?
कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? जी हाँ दोस्तों, रेखीय, शाखीय तैयारी और अर्जन। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं? ठीक है, इसमें देखते हैं समावेशी जो शिक्षा होती है इसमें दोनों प्रकार के लोग जो है शामिल होते हैं, जिसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र भी होते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आप लोग अपने से समझ लीजिएगा, मैं बस इतना बताते चल रहा हूँ। सामान्य कौन? नॉर्मल जो ठीक ठाक होते हैं, जो सामान्य बुद्धि होती है वो सामान्य के अंतर्गत, और जो विशिष्ट छात्र होते हैं यानी जैसे अंधे बालक, या हम कह सकते हैं बहुत ब्रिलियंट बालक, किसी तरह से विशेषता जो रखते हैं वो विशिष्ट छात्र होते हैं। उनको दोनों को यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों को शामिल किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ऐसा तो है नहीं। फिर स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ऐसा भी नहीं है। संज्ञानात्मक संकार्य है। परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी ये हमारे संज्ञान पर आधारित है और यह कार्य करता रहता है। फिर बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही सूत्र है ऑप्शन सी सही है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इससे हम जो है बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा सही हो देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, सीखने का पठार कहलाता है। वहीं हमारी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, हम रुके रहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किस चीज़ के? बिल्कुल दोस्तों, बुद्धि का मापन करता है। हम सिर्फ ऑप्शन बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग बाकी चारों ऑप्शन ध्यान देखिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं। ये दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। फिर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? कौन सा शेष से भिन्न है देखते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा चारों को। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये तो मान लीजिए अधिगम से संबंधित है। समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी जो है अधिगम से संबंधित है। और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी जो है अधिगम से संबंधित है। लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये अधिगम से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से ये जो है भिन्न है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है, जिसमें बालक लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यानी पहले साइकिल चलाना सीख गया, अब वो बाइक चला रहा है, फिर आगे चल के वो और भी बड़ी गाड़ियां चलाते चलाते फिर अपेक्स को छू लेगा। ठीक, इस तरह से ये ऊर्ध्व का अधिगम अंतरण का सिद्धांत है पे कार्य करता है। ठीक, अगला देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया? वही है प्रेरणा है। आप किसी चीज़ को कार्य को कर रहे हैं, उसमें आपको प्रेरणा मिल रही है, तो आप उस कार्य को जारी रखेंगे और अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति, यानी जैसे क्या होता है, विस्मृत है क्या, इसको समझ लीजिएगा। विस्मृत है मतलब जैसे आप पढ़ें और उसको भूल गए, बिल्कुल ये हर विद्यार्थी की समस्या होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पढ़े और भूल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उसको कम करना है, यानी इस भूल को कम करना है, तो जाहिर सी बात है आपको पुनरावृत्ति करना पड़ेगा। यानी उस पाठ की क्या बार बार पढ़ने पड़ेंगे, 2-4 बार या 10 बार, जो भी पढ़ना पड़ जाए, जिस हिसाब से सीख जाए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। कैसा मतलब माना जाता है? सामान्य बुद्धि का माना जाता है। ठीक है, ये टर्मन महोदय ने 90 से 100 बुद्धिलब्धि के बालक को माना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होती है? तो ठीक है दोस्तों, इसमें आप चारों पढ़ सकते हैं। मैं ऑप्शन बता दूं, पहला ऑप्शन जेम्स लैंग सिद्धांत को पर आधारित है, उनके संवेदन व्यवहार पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, ये दिया है किसने? स्किनर महोदय ने। फिर और बाकी हल, थॉर्नडाइक, वाटसन। ठीक है, सबके अपने अपने अधिगम सिद्धांत है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? विनय साइमन महोदय ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं एक बार। फिर आगे है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, किस चीज़ की? उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। यानी अगर आप उद्दीपन की तीव्रता जितने ज़्यादा रहेगा उतने आप ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। अगला देखते हैं, बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी इन सभी पर होता है। ठीक, अगला देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका कथन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। ये रास के द्वारा दिया गया कथन है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये हरलाक ने कहा है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। अब आप लोग समझ सकते हैं बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या हो सकता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये तो होता ही होता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी होता है, बिल्कुल सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी होता है, ये भी सही है। यानी ये ऑप्शन हमारा डी सही है, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे उसके साथ व्यवहार? इसको देखना है। पहला ऑप्शन है, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। यानी एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक यानी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, यानी जो मनोवैज्ञानिक है, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, उसके पास आप ले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे हम, ना ही मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ना ही अभिभावक से हम कोई शिकायत करेंगे, क्योंकि हमारी दायित्व होता है कि हम उसे परामर्श दें, हम उसको सही दिशा दें, हम उसकी भूमिका का मतलब जो हमारी ज़रूरतें, हमारी जो दायित्व बनते हैं उसको हम पूरा करें, यानी उसको समझाएं। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना, यानी सबसे अच्छा क्या है कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर मूल्य पर जो शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्या है, मूल्यों को बताने से कोई मतलब नहीं है। वो छोटे बच्चे हैं, वो मूल्यों को समझेंगे ही नहीं। ठीक, मूल्यों के पालन करने पर दंडित करना, ये भी कोई, वो बहुत छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको जो हम मूल्यों के स्तर पर दंडित भी आप नहीं कर सकते हैं ज़बरदस्ती। मूल्य को आप वो जानते ही नहीं मूल्य, तो उनको मूल्य क्या समझाएंगे आप? हाँ, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। यानी सबसे पहले ज़रूरी है कि एक जो अध्यापक है उसके अंदर मूल्य स्थापित होने चाहिए, जिससे बच्चे देखकर खुद सीखते हैं। तो इस तरह से हमारे लगभग 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के पूरे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इनको आप जरूर एक बार दो बार ज़रूर देखिए और कंठस्थ कर लीजिए। एग्ज़ाम में इससे बाहर यानी तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी जितने भी वीडियो में लेके आऊँगा सभी वीडियो को कंक्लूजन के तौर पर अगर देखा जाएगा तो कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत फ़ायदा पाएंगे। जहाँ दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।